देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 70,000 के करीब आए केस, 970 से ज्यादा लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 28,35,000 के पार। अब तक करीब 54,000 लोगों ने गंवाई जान। पंजाब में कोरोना का कहर जारी, संक्रमितों का आंकड़ा 36,000 के पार, करीब 22,700 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर। कोरोना से 920 लोगों ने तोड़ा दम। हिमाचल में बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,411 पहुंचा। कोरोना से 19 लोगों की मौत, करीब 2,992 लोगों ने कोरोना को दी मात। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी, पंजाब और हिमाचल में हो रही भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव से लोगों को हो रही परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन को लागू कर सकती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय रिव्यू बैठक की जा रही है। 3 बजे से शुरू इस बैठक में कोरोना से बिगड़ते हालातों के मद्देनजर ज्यादा प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगाने पर फैसला हो सकता है। हालांकि जानकारी के मुताबिक यह फैसला लेने से पहले सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है। कोरोना से लुधियाना, जालंधर और पटियाला में स्थिति काफी खराब है। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन पर बड़ा फैसला संभव हो सकता है। जिस तरीके से लगातार पंजाब के अलग अलग जिलों में केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर से लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है। इसी के चलते रिव्यू कमेटी के सदस्यों के साथ आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठक करने जा रहे हैं। 3 बजे के करीब ये बैठक होगी, जिस पर लॉकडाउन पर बड़ा फैसला संभव है, क्योंकि लगातार पंजाब के अलग अलग जिले हॉटस्पॉट एरियाज जिस तरीके से हैं, जालंधर, लुधियाना, यहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पटियाला में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे देखते हुए अब कई जगहों पर लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। इस पर यह फैसला संभव है। लुधियाना के थाना धुरेसी की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के सदस्य को काबू करने का दावा किया है जो भोले भाले लोगों को पैसे दुगने करने का झांसा देकर मोटी रकम झड़प लेता है। भागीरथ मीना, ज्वाइंट कमिश्नर लुधियाना सिटी ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य लोगों को किसी काम में पैसे इन्वेस्ट करने को कहते थे और जल्द ही पैसे दोगुने करके वापस लेने का झांसा देते थे। इस तरह गिरोह द्वारा किराने की दुकान चलाने वाले जोगिंदर सिंह को झांसा दिया गया और अलग अलग तारीखों पर 31,50,000 रुपए ठगे गए। जोगिंदर सिंह के बेटे मनप्रीत सिंह के बयानों पर आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज करके दोषियों को नामजद किया गया है। इनमें से एक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3,67,000 रुपए की नकदी बरामद कर ली गई है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तो आपको बता दें कि ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। लुधियाना में गिरोह को काबू किया गया है। लगातार ठगी के मामले भी पंजाब में बढ़ रहे हैं और अब ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। लोगों को पैसे दुगने करने का झांसा देता था ये गिरोह, जिसका पर्दाफाश अब पुलिस की तरफ से किया गया है। एक सदस्य को काबू कर लिया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले में 3 की तलाश जारी है। तो लुधियाना में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। लोगों को पैसे दुगने करने का झांसा देता था ये गिरोह का एक सदस्य काबू कर लिया गया है और 3 की तलाश इस पूरे मामले में जारी है। वहीं खेत मजदूर यूनियन द्वारा आज बठिंडा में तेज बारिश के दौरान पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। ये रोष प्रदर्शन लक्ष्मण सिंह सेवावाला को गिरफ्तार करने के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आज उनके द्वारा श्री मुक्तसर साहब के थाना लंबी के घेराव का ऐलान किया गया था, जिसकी अगुवाई लक्ष्मण सिंह सेवावाला द्वारा की जा रही थी, क्योंकि वहां की दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। पुलिस द्वारा घेराव को असफल करने के लिए लक्ष्मण सिंह को पुराने मामले में बठिंडा से गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में आज खेत मजदूर यूनियन द्वारा तेज बारिश में भी बठिंडा के मिनी सचिवालय के सामने धरना दिया गया और ऐलान किया गया कि वे हर हालत में लंबी थाने का घेराव करके रहेंगे और पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलवा के रहेंगे।
तो आपको बता दें कि यहाँ पर मजदूर यूनियन की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर यूनियन की तरफ से न्याय की मांग की जा रही है। दरअसल ये मामला दलित बच्ची के साथ बलात्कार का है, जिसके चलते पंजाब खेत मजदूर यूनियन ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, न्याय की गुहार लगाई गई। वहीं कपूरथला में एक महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल अमनदीप नाम की महिला की शादी 2018 में गुरप्रीत नाम के शख्स से हुई थी, जो अब ऑस्ट्रेलिया में रहता है। महिला का आरोप है कि गुरप्रीत पहले से शादीशुदा था और 2017 में उसका तलाक भी हो गया था, लेकिन उसकी पहली पत्नी अब भी उसके संपर्क में है और दोनों मिलकर पंजाब के लोगों को विदेश में सेटल करने का झूठा दिलासा देकर पैसे ऐंठते हैं। पीड़िता के मुताबिक उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। महिला का आरोप है कि जब उसके पति के साथ विदेश जाने की बात कही तो उसके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई और उस महिला को घर से ससुराल वालों ने निकाल दिया है। महिला ने इस मुद्दे पर कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पुलिस ने मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर मामले पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो इस पूरे मामले में महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शादी के नाम पर यहां पर धोखाधड़ी की गई कपूरथला में। वहीं पटियाला के सेंट्रल जेल में आए दिन नशीली पदार्थ और मोबाइल मिलने की घटना सामने आती है। इसी कड़ी में जेल प्रशासन ने कैदियों का औचक निरीक्षण किया। चेकिंग के दौरान प्रशासन और कैदियों के बीच बहस हुई और दबंग कैदियों ने प्रशासन पर ही हमला कर दिया। त्रिपुरी थाना के प्रभारी के मुताबिक कैदियों ने जेल के डीएसपी और जेल वार्डन पर रॉड से हमला किया, जिससे दोनों जख्मी हो गए और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जेल प्रशासन पर ही कैदियों की तरफ से हमला किया गया। दरअसल ये मामला है नशीले पदार्थ और मोबाइल फोन की बरामदगी का, जिस दौरान जेल प्रशासन की तरफ से चेकिंग की जा रही थी। कैदियों को चेकिंग करने के लिए कहा, उस दौरान कैदियों ने गुस्से में आकर जेल प्रशासन पर ही हमला कर दिया। वहीं संगरूर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन जिले में चोरी की घटना सामने आती है। कल देर शाम बदमाशों ने कार चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल एक कार मालिक परिवार सहित कार में नंबर प्लेट लगवाने के लिए किसी दुकान में रुके थे। इस दौरान कार मालिक किसी काम से दुकान के अंदर गया और कार में उसके पत्नी और बेटा थे। इसी बीच अचानक नकाबपोश बदमाशों ने दोनों को कार से धक्का मार बाहर निकाला और कार लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो लगातार पंजाब के अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए, बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ पर क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर कार मालिक के सामने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं लुधियाना से लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस ने एसवाईएल मुद्दे को लेकर कैप्टन सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पंजाब का पानी बांटना संविधान का उल्लंघन करना है। साथ ही सबके लिए राजस्थान से पानी की कीमत को वसूलना चाहिए। तो आपको बता दें कि लोक इंसाफ पार्टी की तरफ से कैप्टन सरकार को घेरा गया। लगातार विपक्षी पार्टियां कैप्टन सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरती आई हैं और एक बार फिर से लोक इंसाफ पार्टी की तरफ से एसवाईएल के मुद्दे को लेकर कैप्टन सरकार को घेरा गया और सवाल उठाए गए। मूल रतन पानी के खजाने के रूप च दिता, उस कुदरती खजाने के उत्ते देश की केंद्र सरकार ते रली मिली भुगत सूबा सरकारां दी होण कारण साडे पानी की लुट जिहड़ी आ देश की आज़ादी तो बाद निरंतर जारी रही। देश की वंड तो पहलां जे पंजाब दा पानी महाराजा गंगा सिंह जिहड़े बीकानेर रियासत के राजे आ, जे वो लैके गए तो पानी की कीमत पंजाब की सरकार नूं दे के फ्री दे विच नहीं। कहण तो भाव हैगा कि पानी की कीमत का आदान प्रदान फ्री दे विच नहीं, पर देश की आज़ादी तो बाद पंजाब दे नाल पंजाबियों दे नाल जगों 13वीं हुई, साडा पानी भी लुटिया गया, सानू कीमत भी नहीं मिली, हड़ां दा नुकसान पंजाब चले,
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਕਬਾ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ तो आपको बता दें कि लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैस की तरफ से कैप्टन सरकार पर सवाल उठाए गए और एसवाईएल का मुद्दा खास तौर पर यहां पर उठाया गया। आज के राजनीतिक परिवेश में जहर इतना फैला हुआ है कि विरोधियों के सम्मान में नेताओं के लिए शब्द कम पड़ गए हैं, लेकिन भारतीय राजनीति की पुरानी प्रथा हिमाचल प्रदेश में आज भी कायम है। पूर्व पीएम और कांग्रेस के नेता राजीव गांधी के जन्म जयंती पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने न सिर्फ श्रद्धांजलि दी बल्कि आईटी क्षेत्र में उनके योगदान को भी सराहा। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती है और इस दिन को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने जीवन का सर्वस्व उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए दिया और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं कि जीवन का बलिदान भी भारत के लिए दिया। और ऐसी परिस्थिति में जो उनका जो कंट्रीब्यूशन योगदान जो पूरे राष्ट्र के लिए रहा है, भारत के लिए रहा है, उसको हमको स्मरण करना चाहिए। और जो उनका संदेश है सद्भावना की दृष्टि से, उस पर हमको आगे बढ़ कर के काम करने की आवश्यकता है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और स्वाभाविक रूप से उनके किए गए कार्यों के लिए और किए गए कार्यों के साथ साथ में उनके महान बलिदान के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज स्वर्गीय इसी में ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, आज राजीव गांधी की जन्म जयंती पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से श्रद्धांजलि भेंट की गई, क्या कुछ अपडेट? देखिए तरन, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो 76वीं जयंती मनाई जा रही है हिमाचल में, ये प्रथा आज भी कायम है। इसमें आज जो है जयराम ठाकुर जी के साथ में हमारे शहरी विकास मंत्री जो है सुरेश भारद्वाज और कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कुलदीप सिंह राठौर और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उनके साथ में वहां गए थे और उन्होंने उनको श्रद्धांजलि वहां पर दी है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौके पर उन्होंने सद्भावना की जो है वो शपथ भी सभी को दिलाई है। जी, तो किस तरीके से यहाँ पर क्या किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था अनुराग, किस तरीके से सेरेमनी बनाई गई? जी, इसमें बहुत सारे बीजेपी और कांग्रेस के इकट्ठे मिलकर लोग जो है राजीव गांधी चौक पर गए थे और वहां पर उनकी प्रतिमा को जो है वो फूल अर्पित किए गए और जो है उसी तरह से राजीव गांधी जी के सामने कुछ देर खड़े होकर उन्होंने आपस में एक सद्भावना दिवस के रूप में ये आज का दिन मनाया है। जी, तो अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि राजीव गांधी के जन्म जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खास तौर पर जिस तरीके से आपको बताया गया, हमारे संवाददाता ने बताया कि यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि उनको भेंट की गई, क्योंकि राजीव गांधी का आईटी के क्षेत्र में अहम योगदान रहा है। कोरोना काल में जहां पूरा विश्व इस महामारी से परेशान है, वहीं पंजाब सरकार की ओर से घर घर रोजगार मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को नवांशहर के ब्लॉक उस्मानपुर में रोजगार मेला लगाया गया। इस रोजगार मेले में करीब 45 युवक और युवतियों ने अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं मेले में कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया गया है। आपको बता दें कि लगातार कोविड-19 के चलते पूरे देश में जहां बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं पंजाब में इसमें पीछे नहीं है। पंजाब में भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसके चलते अब यहाँ पर घर घर रोजगार मिशन के तहत एक मुहिम चलाई गई है। यहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और नवांशहर में खास तौर पर रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें कि 45 युवक युवतियों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया। वहीं पठानकोट के रंजीत सागर डैम की झील में बने कुलारा और पुलंगी दोनों टापुओं को इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जाएगा, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। अब फैसला पीआईडीबी के हाथों में है कि किस तरफ से इन दोनों टापुओं का ग्लोबल टेंडर करवाया जाएगा, ताकि यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो टापू बनाने से यहां पर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। पठानकोट में बनने वाले 2 टापुओं को यहां पर हरी झंडी दे दी गई है। देखिए, एक प्रोजेक्ट है जो पीआईडीबी ने यूजर एजेंसी है और उन्होंने हमारे पास अप्लाई किया था फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए,
बेसिकली वो कुलारा और पलंगी आइलैंड में 30.25 हेक्टेयर एरिया, फॉरेस्ट एरिया जो डाइवर्ट होना है, और वहाँ पे बेसिकली इको टूरिज्म का जो प्रिंसिपल है उसके बेस पे बनाने हैं, इको रिसोर्ट्स बनाने हैं, इंटरप्रिटेशन सेंटर है, ब्रिजेस हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इन दोनों आइलैंड्स पे ही उनको डेवलप करना है। तो इस केस में हमने काफ़ी 2 साल पहले भी प्रोजेक्ट हुआ था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एरिया था तो इसलिए मटेरियलाइज नहीं हो पाया। फिर हमने छोटा प्रोजेक्ट करके 30.25 का यूजर एजेंसी ने किया, उसके बेसिस पे हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस का अप्लाई करवाया था यूजर एजेंसी से, और उसका इन प्रिंसिपल स्टेज 1 अप्रूवल अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे पास आया है, और हमने यूजर एजेंसी को अगली कार्रवाई के लिए भेज दिया है। यहाँ पठानकोट में दोनों टापुओं को हरी झंडी मिली, इससे टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। टोटल है 30, नहीं वो हमारे वाले नहीं है, अलग से। कहते हैं कि अगर हिम्मत हो तो हर राह आसान बन जाती है, चाहे हाथ पांव ना भी हो तो भी हौसले बुलंद हो तो हर मैदान फतेह किया जा सकता है। ऐसे ही फरीदकोट के कोटकपुरा के मेन चौराहे में एक रिक्शा स्टैंड है, जहां पर ज्यादातर जो रिक्शा चलाते हैं वे हैंडीकैप्ड हैं, किसी का हाथ नहीं तो किसी का पाँव नहीं, फिर भी दिन रात रिक्शा खींचकर मेहनत की रोटी कमा रहे हैं और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हमारी टीम ने जब रिक्शा स्टैंड पर जाकर देखा तो वहां कई रिक्शा चालक ऐसे मिले जो शारीरिक तौर से अंगहीन थे, मगर पूरी हिम्मत से रिक्शा खींचकर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे थे। इलाके में रिक्शा चालकों की खूब चर्चा है। तो यहाँ पर इन रिक्शा चालकों ने एक मिसाल पेश की है तमाम लोगों के लिए भी, कि अगर हौसले बुलंद हो तो कई ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। और इन रिक्शा चालकों ने ये साबित कर दिखाया है कि अगर हिम्मत हो तो हर राह आसान बन जाती है। वहीं कोरोना काल के दौरान उत्तर रेलवे की ओर से रेल इंजन के नए युग की शुरुआत हुई है, जिसके तहत उत्तर रेलवे का पहला बैटरी संचालित इंजन बनाया गया है। इस इंजन को फिरोजपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशन लुधियाना में बनाया गया, जो उत्तर रेलवे का पहला और देश का चौथा बैटरी वाला इंजन है, ताकि लागत के साथ साथ पर्यावरण भी बचाया जा सके। वहीं सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मोहन स्वरूप ने बताया कि इस इंजन की स्पीड अभी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो रेलवे शेड में ही काम करेगा। रेलवे बोर्ड को इंजन से अवगत करवा दिया गया है और भविष्य में इसमें सुधार भी होंगे। इसमें ये पहले बताना होगा कि जो लोकोमोटिव हमने कन्वर्ट किया है ये ऑलरेडी CLW में बिल्डअप हुआ था 1974 में। उसके बाद ये लोको 2009 तक लाइन पे चला, उसके बाद इसको शंटिंग में यूज किया और 2015 में इसको कुछ खराबी होने के कारण और ओवर यूज होने के कारण ये शंटिंग में भी यूज नहीं हो पा रहा था। रीजन की उसमें OHE की रिक्वायरमेंट होती थी, जो कि हमें नॉन OHE में अगर वर्किंग करना है तो वहाँ डीजल लोको की रिक्वायरमेंट थी। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको साइड में डीजल लोकोमोटिव से शंटिंग यूज करते थे ज़्यादातर। बट अभी जो इसमें मॉडिफिकेशन किया है कि ये डुअल मोड में काम करेगा, बैटरी पे भी काम करेगा और OHE पे भी काम करेगा। इसमें जहाँ OHE वाला रीजन है वहाँ पे हम OHE पे काम कराएंगे और उसके बाद उसके साथ साथ भी बैटरी इसकी चार्ज होती रहेगी। इसमें जो चार्जर हैं वो इनबिल्ट किए हुए हैं हमने। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब के कपाट 4 सितंबर को खोले जाएंगे। 4 सितंबर को सुबह 10 बजे से श्रद्धालु गुरुद्वारे में प्रवेश कर सकेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया है। साथ ही कोरोना नियमों का भी पूरी तरह से इस दौरान पालन करने की जिम्मेदारी ली गई है। बता दें कि कोरोना के कारण श्री हेमकुंड साहब इस बार मई में नहीं खोला गया था और अब 4 सितंबर को श्री हेमकुंड साहब खोला जाएगा, जिसके चलते श्रद्धालुओं में भी खुशी की लहर है। 4 सितंबर सुबह 10 बजे से श्रद्धालु यहाँ पर श्री हेमकुंड साहब में दर्शन कर सकेंगे। हर साल बड़ी मात्रा में श्री हेमकुंड साहब दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और हर बार मई में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब खोला जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते 4 सितंबर को श्री हेमकुंड साहब के द्वार खोले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून का दौर शुरू हो चुका है और जिला चंबा में लगातार बारिश हो रही है। जिला चंबा की बात की जाए तो चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में तो हर दिन बारिश हो रही है, लेकिन आज सुबह से ही निचले क्षेत्रों में बरसात हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और ये बरसात
किसानों और बागवानों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है, क्योंकि निचले क्षेत्रों में बारिश न होने से मक्की की फसल सूखने की कगार पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इस बारिश से किसानों के चेहरे एक बार फिर से खिल गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये बरसात मक्की की फसल के लिए वरदान साबित होगी। ये बरसात कहीं ना कहीं किसानों की चिंता अब दूर कर रही है। यहाँ पर किसानों की फसलों को भी फायदा हुआ है इस बरसात से। खासतौर पर मक्की की फसल के लिए ये बरसात लाभकारी है। वहीं लाहौल स्पीति के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सीएचसी काजा में कोरोना जांच की मशीन स्थापित की गई है और अब लोग काजा में ही कोरोना की जांच रिपोर्ट ले सकते हैं। इससे पहले लोगों की कोरोना रिपोर्ट आईजीएससी शिमला में भेजी जाती थी। कई बार रोड ब्लॉक होने के चलते रिपोर्ट आने में काफी समय लगता था, जो काफी चुनौती भरा रहता था। आपको बता दें कि लाहौल स्पीति से विधायक और जयराम कैबिनेट में मंत्री रामलाल मारकंडा ने कोरोना टेस्ट के लिए मशीन खरीदने के आदेश प्रशासन को दिए थे। इस मशीन की कीमत करीब 14,56,000 है और मशीन में एक बार में 4 सैंपल लिए जा सकते हैं। साथ ही काजा अस्पताल में 2 वेंटिलेटर्स भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए शिमला नहीं जाना पड़े। नमस्कार, मैं डॉक्टर टेंजिन बीएमओ काजा आप सभी को ये बताना चाहता हूँ और बड़े हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ पे एक ट्रूनेट मशीन लगने वाला है। फिलहाल इस वक्त सुबह उसका इंस्टॉलेशन चल रहा है और उसकी खासियत ये है कि उसमें एक बार में 4 कार्ट्रिज डाल के 4 सैंपल टेस्ट कर सकते हैं। इस मशीन में हम स्पूटम के सैंपल भी ले सकते हैं और बलगम की जांच भी कर सकते हैं। को देखते हुए यहाँ काजा में ही कोरोना जांच की मशीन लगाई गई है। लाहौल स्पीति के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। साथ ही आपको बता दें कि काजा अस्पताल में 2 वेंटिलेटर्स भी लगाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।